ससुराल में आई तूफान मेल। नंदिता एक 23 साल की चुलबुली और मस्त मौला लड़की थी। वो पढ़ने में तो तेज थी ही, लेकिन जीवन का हर पल जीना भी जानती थी। उसके पिता कपड़े की एक बहुत बड़ी दुकान के मालिक थे और इकलौती बेटी होने की वजह से उसकी हर इच्छा को पूरा करने में हमेशा आगे रहते थे। माँ, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ बुक वापस करने। लीजिए आपकी साड़ियाँ, फिर आइएगा, आपकी ही दुकान है। नंदिता, नंदिता बेटी, अरे सविता, नंदिता कहाँ है भाई? नंदिता तो सो गई है, अब वो बिहाने लायक हो गई है। वो जल्दी ही ससुराल चली जाएगी, इसलिए उसके बिना रहने की आदत डाल ही लो। हाँ, ये तो एक दिन होना ही है। तुमने उसके लिए कोई लड़का देखा है? मेरी नजर में एक लड़का है, आप भी उसे बहुत समय से जानते हैं। अच्छा, किसकी बात कर रही हो तुम? अरे वो गौरव है ना, जो आपकी दुकान में पिछले 4 सालों से काम कर रहा है और पिछले महीने ही आपने उसके काम से खुश होकर उसकी तनख्वाह बढ़ाई थी। देखो, मुझे तो वो लड़का अच्छा लगा। भले ही हमारे जैसा धनी नहीं है, लेकिन साफ दिल का तो है, ईमानदार है और जिम्मेदार भी है। अपनी बेटी को खुश रखेगा। अब तुमने उसके बारे में इतना कहा है तो एक बार उसके घर वालों से बात करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं कल ही गौरव से इस बारे में बात करता हूँ। अरे गौरव, यहाँ आओ। जी मालिक, कहिए। घर में कौन कौन है तुम्हारे? जी, माँ, बाबा, दादी, छोटी बहन, भैया, भाभी और मैं। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं मालिक? बस ऐसे ही। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर कब आ सकता हूँ? जी, वैसे तो आप किसी भी दिन आ सकते हैं, लेकिन रविवार को सभी लोग घर में होते हैं। ठीक है, अपने घर में बता देना कि मैं रविवार को तुम्हारे घर आ रहा हूँ। अब तुम जाकर अपना काम करो। नमस्ते जी, आइए आइए। बंसीलाल रविवार की सुबह गौरव के घर पहुंचते हैं। गौरव का घर थोड़ा छोटा है, घर के लोग भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं लग रहे थे, लेकिन उनका स्वागत बहुत अच्छे ढंग से होता है। वो घर के सभी मेंबर्स से मिलते हैं और अपनी बेटी से गौरव के रिश्ते की बात करते हैं। काफी देर तक बात करने और चाय नाश्ता करने के बाद वो वापस चले जाते हैं। बंसीलाल घर पहुंचकर सविता से कहते हैं कि मुझे भी गौरव और उसके परिवार वाले ठीक लगे। घर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन लोग शरीफ हैं। और फिर गौरव को तो मैं 4 साल से जानता हूँ। बड़ा मेहनती लड़का है और बीए की हुई है उसने। तो फिर बात पक्की कर देते हैं और अच्छा सा मुहूर्त देखकर नंदिता के हाथ पीले कर देते हैं। ठीक है, मैं कल ही पंडित जी से बात करता हूँ। शादी के बाद भी मस्त मौला नंदिता अपना चुलबुलापन बरकरार रखती है। ससुराल वालों के लिए उसके मन में बहुत प्यार और इज्जत होती है, लेकिन उतनी ही प्यारी उसे अपनी आजादी भी होती है, जिसकी वजह से वो बड़ी समझदारी से हर मुश्किल का हल ढूंढ लेती है। लेकिन नंदिता की सास शादी के बाद नंदिता को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती है और नंदिता है कि खुश रहने का बहाना हमेशा ढूंढ ही लेती है। क्या शोर मचा कर रखा है घर में, कुछ काम भी कर लो। ये तुम्हारा ससुराल है, पिताजी का घर नहीं। हाँ मम्मी जी। है? इसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा मेरे तानों का। ऐसे तो ये सबकी नजरों में महान बन जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। कुछ तो करना ही पड़ेगा। इतना कुछ कहने के बाद भी जब वो कुछ नहीं कहती, तो दर्शना उसके सामने खड़ी होकर चिल्लाती है, अरे ओ महारानी, बहरी हो गई हो क्या? नंदिता ईयरफोन्स लगाकर म्यूजिक सुनते हुए झाड़ू लगा रही थी। वो सीधी खड़ी होकर अपनी सास से बड़ी मासूमियत से पूछती है कि क्या हुआ मम्मी जी, आपने मुझसे कुछ कहा क्या? मेरा सर हुआ। ये अच्छा मौका है इस महारानी की खबर लेने का। अरे ओ महारानी, इतनी देर तक बत्ती जलाकर क्या गुल खिला रही हो? बिजली का बिल तुम्हारा
लेकिन पास जाते ही वो देखती है कि नंदिता तो अपनी ननद को एग्जाम्स की तैयारी करवा रही है। इतने में घर के बाकी लोग भी वहाँ आकर सब देखते हैं और उसे जाकर सो जाने को कहते हैं। दर्शना को चुपचाप वापस जाना पड़ता है, लेकिन उस रात अपनी हार के कारण दर्शना सो नहीं पाई। पूरी रात वो अपने व्यर्थ के अहंकार में नंदिता को नीचा दिखाने के बारे में सोचती रही। अगले दिन दर्शना ने ठान लिया था कि वो एक तांत्रिक की मदद से नंदिता को अपने वश में कर लेगी। ये लो बहू, थोड़ा पानी पी लो, तुम काम करके थक गई होगी ना। इतने में नंदिता की ननद पकोड़े बनाकर लाती है और अपनी माँ को खिलाती है। दर्शना पकोड़े खाते ही तेज मिर्च की वजह से पानी पानी चिल्लाती है, जिस पर नंदिता उसे वही पानी का ग्लास दे देती है जो उसकी सास ने उसे दिया था। दर्शना गलती से उसे पी जाती है। उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब कैसा लग रहा है मम्मी जी? हाँ, अब मैं ठीक हूँ, पर मैंने ही ये षड्यंत्र रचा था तुम्हारे लिए और तूने ही मेरी जान बचा ली। मम्मी जी, मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानती थी आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं अपने प्यार से आपका दिल जीतना चाहती थी। आप मेरी माँ जैसी है और आप पर मैं कैसे कोई आड़ जाने देती। हो सके तो मुझे माफ कर दे बहू। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी के प्रति धारणाएं नहीं बनानी चाहिए, और अगर बेटी पढ़ लिख जाए तो जहाँ भी हो पूरे परिवार का भला कर सकती है। होशियार बहू। सी प्रिंस सोसाइटी में रहने वाली संध्या की सास सुशीला देवी को दिखावे का बहुत शौक था। जब से संध्या इस घर की बहू बनकर आई है, तब से वो देख रही है कि उसकी सास रोज नए नए गहने, कपड़े और मेकअप करके घूमने जाती है। संध्या की समझ में आज तक ये नहीं आया कि इतने महंगे महंगे गहने आखिर उसकी सासू माँ के पास आते कहाँ से हैं। बहू, ए बहू, ये देख मेरी माँ का टीका कैसा है, और ये कान के ये कैसे हैं, और ये नाक की नथ ये तो बढ़िया ही है ना, और ये गले की चेन ये तो मुझे पता है बहुत ही खूबसूरत है, और ये मेरे कमर की करधानी, इसे तो जो भी देखता है तारीफ ही करता है। वो तो है सासू माँ, पर आप रोज रोज इतने गहने लाती कहाँ से हैं? ये सब मैं मेरी पड़ोसन है ना रमा बहन, उससे मांग कर लाती हूँ। इतने सारे गहने मांग कर, और वो दे भी देती है? क्यों नहीं देगी, आखिर हमारी पड़ोस में रहना है ना उसे। पड़ोसी से मीठे रिश्ते बनाने के लिए उसे देना ही पड़ता है। पर ये अच्छी बात नहीं है सासू माँ, किसी से रोज मांग मांग कर गहने पहनना। ए बहू, मुझे मत सिखा, अपने काम से काम रख। सुनकर बहू चुप रह जाती है। रात को वो इस बारे में अपने पति से कहती है, मुकेश, तुम्हें पता है सासू माँ हमारी पड़ोसन से रोज नए नए गहने मांग मांग कर पहनती है। तो क्या हुआ, पड़ोसन अपनी पड़ोसन के काम नहीं आएगी तो कौन आएगा। परंतु ये अच्छी बात नहीं है ना, गहने जैसी महंगी चीज मांग कर। देखो सैंडी, ये बात तुम मुझे कह रही हो तो कहो, पर मम्मी के सामने मत कह देना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन कुछ नहीं, अब चुपचाप सो जाओ, कल हमें सिंह साहब की बेटी की शादी में भी जाना है। और दूसरे दिन बहू तैयार होकर आती है तो देखती है उसकी सास पूरी तरह से गहनों से लदी तैयार हुई अपने आप को देख रही है। बहू को देखते ही कहती है, देख बहू, कैसे लग रही हूँ मैं। मेरी छोड़, ये गहने कैसे लग रहे हैं बता। कौन से गहने के बारे में बताऊं सासू माँ, आप तो ऊपर से नीचे तक गहनों से सजी हैं। इतने गहने। अरे कहाँ ना, अपनी पड़ोसन है ना, उसी से सवेरे सवेरे लेकर आई थी। और इतने गहने उन्होंने दे दिए, असली हैं? तो तू क्या समझती है, शादी में मैं नकली गहने पहनकर जाऊंगी? लेकिन ये तो बहुत महंगे होंगे। अरे महंगे पहनूंगी तभी तो शादी की पार्टी में सबसे अलग लगूंगी। अगर तू चाहे तो तेरे लिए भी 4-6 आइटम मांग लूं। नहीं सासू माँ, किसी से इतने गहने मांगना अच्छी बात नहीं है। मैं तो कहती हूँ कुछ गहने कम कर दो, अपने अपने ही पहन कर चलो। तू चुप रह। अरे तुझे क्या पता कि सोसाइटी में कैसे जिया जाता है।
सास बहू की एक नहीं सुनती है और अपने पति और बेटे बहू के साथ शादी की पार्टी में चली जाती है। देर रात को वो वहाँ से वापस लौटते हैं। वाह, सिंह साहब ने तो अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं की। जिसे देखो वही उनकी तारीफ कर रहे थे। अजी, तारीफ तो सभी मेरी ही कर रहे थे। आखिर कितने गहने पहने थे मैंने। सारी औरतें आपके आगे पीछे घूम रही थी। वही तो, तेरी बीवी को भी समझा, कोई हमारी पड़ोसन जैसी सहेली बनाए और खुद गहने मांग मांग कर पहने। आखिर हर गहना, हर डिजाइन हर किसी के पास तो नहीं रहती, मांगना तो पड़ता ही है। नहीं सासू माँ, मुझे ये पसंद नहीं। मांग के गहने कहीं कुछ लेने देने पड़ गए तो? अरे क्या लेने के देने पड़ जाएंगे, फालतू में डरती है तू। जाके सो जा, डरपोक कहीं की। और वो सोने चले जाते हैं। सासू माँ अपने कमरे में आकर सारे गहने उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर रखकर सो जाती हैं। सवेरे जब उसकी नींद खुलती है तो ड्रेसिंग टेबल से सारे गहने गायब हैं। वो अपने पति को उठाकर पूछती है। पता चलता है चोर खिड़की का स्क्रू खोलकर चोरी कर गया है। पता चलते ही सासू माँ दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। हाय हाय, मेरे सारे गहने चोरी हो गए। हाय हाय। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? अरे बेटा, मेरे सारे गहने चोरी हो गए, साथ में पड़ोसन के भी। क्या? हाँ, उसके गहने तो मेरे गहने से 4 गुना ज्यादा थे। अब क्या होगा बेटा, मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे क्या हुआ, क्या हुआ? मैंने सुशीला के रोने की आवाज सुनी। रमा बहन, घर में चोरी हो गई। मेरे साथ साथ आपके भी सारे गहने चोरी हो गए। चोरी हो गए? सुशीला, कहीं तुमने तो नहीं रख लिए? मैंने? अरे मैं क्यों रखूंगी? तुमने सोचा होगा रोज रोज मांगने की झंझट से छुटकारा मिलेगा। चोरी के बहाने तुम मेरे गहने हथियाना चाहती हो। नहीं नहीं आंटी, मेरी माँ ऐसी नहीं है। आप तो हमें 30 साल से जानती हैं। कोई बात नहीं, मेरे वो सारे गहने 12 लाख के थे। 12 लाख दे दो। 12 लाख? अरे इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? वो तो गहने मांगने के टाइम पर सोचना था। अरे लेकिन रामा बहन। मैं कुछ नहीं सुनूंगी भाई साहब, आप तो मेरे पति को जानते हो। उन्हें पता चला तो वो मेरे साथ साथ आपको भी जेल भिजवा देंगे। क्या? हाँ, उसमें उनकी माँ की भी निशानी थी। वो छोड़ेंगे नहीं। 12 लाख तो आपको देने ही पड़ेंगे। कहीं से भी एडजस्ट करो, ये घर बेचो या खुद को बेच दो, पर 12 लाख मुझे चाहिए। लेकिन रमा बहन। मैं कुछ नहीं सुनूंगी संध्या बहू। अपने सास ससुर और पति से 12 लाख का बंदोबस्त करके मेरे घर ले आओ। अब दोबारा मैं इन्हें अपने घर में नहीं आने दूंगी, चोरनी कहीं की। अब क्या करें? 12 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? रो मत सुशीला, जो हो गया सो हो गया। मेरे पास प्रोविडेंट फंड की 4 लाख की एफडी है। मेरे पास भी बोनस, ट्रेवलिंग अलाउंस और दूसरी इनकम से 3 लाख रुपए हैं। हो गए 7 लाख। मेरे पास भी 3 लाख के गहने हैं। हो गए 10 लाख। मैं 10 लाख देकर उन्हें मनाती हूँ। वो नहीं मानेगी, मैं जानती हूँ उसे। 12 लाख पूरे लेकर ही रहेगी वो। मैं मना लूंगी उन्हें सासू माँ। आखिर इतने साल से पड़ोस में रह रही है। बाकी के 2 लाख धीरे धीरे चुका देंगे। तू सच कहती थी बहू, मांग कर गहने नहीं पहनने चाहिए। अगर मैंने मांग कर इतने ज्यादा गहने नहीं पहने होते तो चोर का मुझ पर ध्यान ही नहीं जाता और कम से कम मेरे गहने तो बच जाते। अब मेरे गहने भी गए, 12 लाख भी गए और मेरे लिए कल को गहने बनाएंगे, उसका खर्चा अलग। सुशीला का तो रो रो कर बुरा हाल है। वो अपने कमरे से ही नहीं निकलती है। यहाँ ससुर और बेटा बहू के कमरे में पहुंचकर कहते हैं, बहू, मैं अपने प्रोविडेंट फंड की एफडी तुड़वा कर लाता हूँ। मैं भी अपना सारा पैसा निकाल लाता हूँ। तुम्हारे गहने दो, वो भी बेचकर पैसे ले आऊं। उसकी कोई जरूरत नहीं है पापा जी। पड़ोसन आंटी के गहने उनके घर पहुंच गए हैं। क्या मतलब?
ऐसी चोरी का ही मुझे डर था, इसलिए मैं सासू माँ को रोज समझाती थी, पर उन्हें ना समझते देख मैंने पड़ोसन के साथ मिलकर ये चाल चली। सासू माँ के गहने अपने घर पर रखकर पड़ोसन के गहने चुराकर उनके पास पहुँचा दिए। और पड़ोसन आंटी इस बात के लिए मान गई? हाँ, क्योंकि वो खुद सासू माँ के बार बार गहने मांगने से परेशान थी, पर पड़ोसन होने की वजह से मना नहीं कर पाती थी। अब उनका भी टेंशन कम हो गया। वाह बहू, अगर तुम जैसी बहू हर घर में हो तो वो घर सचमुच स्वर्ग बन जाए। आज तुमसे मुझे एक बात सीखने को मिली है, घर के बड़े ही नहीं बच्चे भी बड़े को सही राह दिखा सकते हैं।